Hello students, today I am going to teach you chapter 4 prepositions used after verbs. In this chapter we shall deal with the prepositions to be used after some verbs. इस चैप्टर में हम ऐसी prepositions देखेंगे जो कि verbs के बाद में यूज़ की जाती है. इट मीन्स वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन है उसका किस तरीके से एक सेंटेंस में यूज़ होता है वो हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. So let's start. The following are some useful combinations of verb plus preposition which would make it easier to use proper prepositions with verbs. यहाँ पर हमें कुछ verb और preposition के combination दिए गए हैं जिनको हम देखेंगे कि किस तरीके से verbs के साथ में preposition यूज़ की जाती है. सबसे पहले हम agree जो verb है उसके साथ में अलग अलग जो prepositions हैं उनका कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में देखेंगे. Agree with a person on about a thing, to an idea, suggestion, proposal, etc. एक सेंटेंस में agree with जो कॉम्बिनेशन है वर्ब और प्रीपोजिशन का उसका यूज़ हम किसी पर्सन से सहमत होने पर करते हैं. अग्री के साथ में ऑन और अबाउट का यूज़ हम किसी थिंग से यानी किसी बात पर सहमत होने पर करते हैं. अग्री के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ हम किसी आइडिया या किसी सजेशन या फिर किसी प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव या सुझाव से सहमत होने पर करते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ही अग्रीड विद मी अबाउट द नीड फॉर फर्नीचर इन द स्कूल, यानी कि स्कूल में फर्नीचर की आवश्यकता के बारे में वह मुझसे सहमत हुआ. यहाँ पर हमने अग्रीड विद का यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है किसी पर्सन से सहमत होने की, यानी किसी पर्सन से अग्री होने पर. तो जब किसी बात के लिए हम किसी पर्सन से अग्री करते हैं तो हम अग्री विद का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मोहन अग्रीड टू माई प्रपोजल. तो हमने देखा कि अगर किसी प्रपोजल से या सजेशन से अगर हम सहमत होते हैं या अग्री करते हैं तो हम अग्री टू का यूज़ करते हैं. मोहन अग्रीड टू माई प्रपोजल, यहाँ पर प्रपोजल से सहमत होने की बात हो रही है किसी प्रस्ताव से, तो यहाँ पर हमने अग्रीड टू का यूज़ किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वी ऑल अग्रीड ऑन द प्लेस ऑफ मीटिंग. यहाँ पर किसी थिंग से किसी बात से सहमत हो रहे हैं तो यहाँ पर हमने अग्री ऑन का यूज़ करा. वी ऑल अग्रीड ऑन द प्लेस ऑफ मीटिंग, यानी कि हम सभी प्लेस ऑफ मीटिंग को लेकर यानी कि मीटिंग की जो जगह थी जो स्थान था उसको लेकर सहमत हुए, तो हमने यहाँ पर इसलिए अग्रीड ऑन का यूज़ किया. नेक्स्ट वर्ब है हमारी अप्लाई. अप्लाई के साथ में टू का और फॉर का यूज़ हम कैसे करते हैं वो देखेंगे. जब हम किसी पर्सन को कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो हम अप्लाई के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, और अप्लाई के साथ में फॉर प्रीपोजिशन हम किसी चीज़ के लिए जब अप्लाई करते हैं, किसी जॉब के लिए या किसी और काम के लिए जब अप्लाई करते हैं तो हम अप्लाई के साथ में फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. सो और फर्स्ट एग्जांपल इज मोहन अप्लाई टू द प्रिंसिपल, यानी कि मोहन ने प्रिंसिपल को अप्लाई किया, यानी किसी चीज़ के लिए उसने प्रिंसिपल को अप्लाई किया. यहाँ प्रिंसिपल पर्सन है तो इसलिए यहाँ पर हमने अप्लाई के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया. एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस शी अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ अ क्लर्क, यानी कि उसने क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई किया. एंड जॉब इज नॉट अ पर्सन, इट इज़ अ थिंग, सो वी आर गोइंग टू यूज अप्लाई फॉर. नेक्स्ट वर्ब इज एम. एम के साथ में हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्सन को या किसी लिविंग बीइंग को टारगेट कर रहे होते हैं या उसे डायरेक्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द हंटर एम्ड एट द टाइगर, यानी कि हंटर ने टाइगर को एम किया या उस पर निशाना साधा. तो यहाँ पर टाइगर कोई पर्सन तो नहीं है बट इट इज़ अ लिविंग बीइंग, सो वी आर यूजिंग एम एट. नाउ वी आर गोइंग टू सी एम टू. एम के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को अचीव करने का गोल सेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी एम्स टू फिनिश द वर्क बाय नून. इट मीन्स वह दोपहर तक अपना काम फिनिश करने का एम रखती है, यानी कि इंटेंशन रखती है, इरादा रखती है. सो वी कैन सी यहाँ पर वर्क फिनिश करने का एक गोल सेट हुआ है, सो वी आर यूजिंग एम टू. नेक्स्ट वर्ब इज अराइव. अराइव का मतलब होता है पहुँचना. जब हम किसी प्लेस पर किसी जगह पर पहुँचने की बात करते हैं जो एरिया वाइज थोड़ा सा छोटा होता है तो उसके लिए हम अराइव एट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल योर फादर अराइव्ड एट द स्टेशन इन टाइम, यानी कि तुम्हारे पिताजी स्टेशन पर समय पर पहुंच गए थे.
अराइव के साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी बड़े एरिया की, जैसे किसी सिटी या कंट्री की बात करते हैं, तो अराइव इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही अराइव्ड इन दिल्ली ऑन मंडे, यानी कि वो मंडे को दिल्ली पहुँचे। तो यहाँ पर दिल्ली किसी शहर की बात की जा रही है, एक बड़ा एरिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर दिल्ली से पहले इन का यूज़ कर रहे हैं। और जब हम किसी डिसीजन पर पहुँचने की या कोई डिसीजन लेने की बात करते हैं, तो हम उससे पहले भी एट का यूज़ करते हैं अराइव के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, यानी कि एक लंबे डिस्कशन के बाद में द कमिटी अराइव्ड एट द डिसीजन, यानी कि कमिटी या समिति एक डिसीजन पर पहुंची, या समिति एक निर्णय पर पहुंची, या उन्होंने एक निर्णय लिया। लेट्स सी नेक्स्ट वर्ब। और नेक्स्ट वर्ब इज आस्क। आस्क का मतलब होता है कहना या पूछना या फिर मांगना। आस्क समबडी अबाउट समथिंग, यानी किसी पर्सन से किसी चीज़ के बारे में पूछना। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क्ड द पियोन अबाउट द मिसिंग पेन, यानी कि मैंने पियोन से, यानी कि चपड़ासी से मिसिंग पेन के बारे में पूछा। इस सेंटेंस में हमने आस्क के बाद में उस पर्सन को रखा है जिससे कि हम पूछ रहे हैं, एंड द पर्सन इज पियोन, एंड देन वी आर यूजिंग अबाउट द मिसिंग पेन, और यहाँ पर हमने अबाउट के बारे में उस थिंग को रखा है जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं। सो इट इज सिंपल, जब हम किसी पर्सन से किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो हम आस्क अबाउट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज आस्क फॉर, यानी कि जब हम किसी पर्सन से या किसी से भी कोई चीज़ मांगते हैं तो हम आस्क फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड फॉर मनी, यानी कि उसने पैसे मांगे। तो हम जब किसी पर्सन से कोई चीज़ मांगते हैं तो हम आस्क फॉर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज आस्क समथिंग ऑफ समबडी। आस्क समथिंग यानी कि कोई चीज़ मांगना, ऑफ समबडी यानी किसी पर्सन से। जब हम किसी पर्सन से कोई चीज़ मांगते हैं या कहते हैं तो हम आस्क ऑफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज बोरो। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। बोरो समथिंग यानी कि कोई चीज़ उधार लेना फ्रॉम समबडी और सम ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी पर्सन से या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन से। वी कैन सी एग्जाम्पल फॉर बोरो फ्रॉम। आई हैव बोरोड मनी, यानी कि मैंने पैसे उधार लिए हैं फ्रॉम द बैंक, यानी कि बैंक से। तो यहाँ पर क्या चीज़ बोरो की गई है, क्या चीज़ उधार ली गई है? मनी यानी कि पैसे। और किससे लिया है? किसी ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बैंक। सो वी यूज्ड बोरो फ्रॉम। बिलीव समबडी और समथिंग यानी किसी पर्सन पर या किसी पर्सन की कोई कही हुई बात पर भरोसा करना या विश्वास करना। देन वी यूज बिलीव। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव योर स्टोरी, यानी कि मैं तुम्हारी स्टोरी पर भरोसा करता हूँ। बिलीव के साथ में इन प्रीपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी थिंग के या किसी चीज़ के होने में फेथ शो करते हैं, यानी कि उसके होने में, उसके एग्जिस्टेंस में भरोसा जताते हैं, चाहे वो चीज़ हमने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ना की हो। फॉर एग्जाम्पल, गॉड। बिलीव इन गॉड यानी कि भगवान में भरोसा रखो। इसका मतलब है कि यहाँ पर गॉड में ट्रस्ट या फिर उसमें फेथ रखने की या उसके एग्जिस्टेंस में फेथ रखने की बात कही जा रही है। सो इन दिस टाइप ऑफ केस वी विल यूज बिलीव इन। नेक्स्ट वर्ब इज कंपेयर। कंपेयर विद अ थिंग एंड कंपेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट। जब सेम टाइप ऑफ थिंग्स का यानी कि एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो कंपेयर विद का यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स का जब कंपैरिजन होता है या अलग अलग चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है तो कंपेयर टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कंपेयर हिज वर्क विद हर्स, यानी हम उसका काम उसके काम से कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि तुलना कर सकते हैं। मतलब कि इन दिस सेंटेंस वी आर कंपेयरिंग सेम टाइप ऑफ थिंग्स। दोनों के वर्क का कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कि एक जैसी चीज़ों का ही कंपैरिजन हो रहा है। सो वी आर यूजिंग कंपेयर विद। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। शी कंपेयर्ड हर स्किन टू आइवरी। इट मीन्स उसने अपनी स्किन का कंपैरिजन आइवरी यानी कि हाथी दांत से किया। सो यहाँ पर आइवरी और स्किन डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स हैं, अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर हम कंपेयर टू का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब इज कॉन्ग्रेचुलेट। कॉन्ग्रेचुलेट समबडी ऑन समथिंग, यानी कि किसी भी पर्सन को
कॉन्ग्रेचुलेट करना ऑन समथिंग यानी किसी चीज़ के ऊपर, किसी बात के ऊपर बधाई देना। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, यानी कि मेरे टीचर्स ने मुझे बधाई दी ऑन माई सक्सेस, यानी कि मेरी सफलता पर, दैट इज थिंग। माई टीचर्स कॉन्ग्रेचुलेटेड, यानी कि मेरे टीचर्स ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, किसे किया, मुझे, मैं क्या हूँ, एक पर्सन हूँ, तो हमने यूज़ करा यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट के बाद में जो पर्सन जिसको बधाई दी जा रही है उसको यूज़ किया है। और किस बात पर बधाई दी जा रही है, माई सक्सेस यानी मेरी सफलता पर, तो उससे पहले हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया। आई थिंक दैट इज क्लियर। लेट्स सी नेक्स्ट वर्ब, डाई ऑफ अ डिजीज़, यानी कि किसी बीमारी से मरना। तो हम डाई ऑफ का यूज़ करते हैं जब किसी बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है। तो डाई फ्रॉम अ कॉज, यानी किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति मरता है या कोई पर्सन की डेथ होती है तो हम डाई फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डाई फॉर। डाई फॉर का मतलब है टू वांट समथिंग अ लॉट, यानी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा रखना। डाई फॉर का यूज़ बेसिकली तब भी किया जाता है जब कोई पर्सन किसी चीज़ के लिए जब अपनी जान दे देता है, यानी कि हो सकता है किसी का ट्रस्ट हो, बिलीफ हो, या फिर कंट्री के लिए जो सोल्जर होता है वो जब अपनी जान दे देता है, तब हम डाई फॉर का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स। हिज डॉटर डाइड ऑफ प्लेग, यानी कि उसकी जो डॉटर थी वो प्लेग, प्लेग क्या है, एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, तो उसकी वजह से मरी, तो हमने यहाँ पर लगाया डाइड ऑफ, यानी किसी बीमारी से मरना। नेक्स्ट एग्जांपल इज द पेशेंट डाइड फ्रॉम अ फॉल, यानी कि पेशेंट जो है फॉल की वजह से, यानी कि गिरने की वजह से मर गया। तो यहाँ पर फॉल क्या हुआ, गिरना क्या हुआ, एक कॉज हुआ। तो जब कोई पर्सन किसी कॉज से मरता है तो हम डाई फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज द सोल्जर डाइड फॉर वाटर। तो मैंने आपको बताया डाई फॉर का यूज़ तब हम करते हैं जब कोई चीज़ हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर सोल्जर की डेथ कैसे हुई, पानी की वजह से, यानी कि उसको पानी चाहिए था, उसको उसकी बहुत ज़्यादा नीड थी, तो इस पानी नहीं मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं द सोल्जर डाइड फॉर वाटर। नेक्स्ट वर्ब इज डिपेंड। डिपेंड के साथ में हम ऑन का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड होते हैं, और डिपेंड के साथ में फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ के लिए डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, यानी कि बच्चे अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम डिपेंड ऑन का यूज़ कर रहे हैं। एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस, चिल्ड्रन डिपेंड फॉर फूड, यानी कि बच्चे फूड के लिए, ये यहाँ पर फूड क्या है, कोई पर्सन नहीं है, ये कोई थिंग है, तो उसके लिए डिपेंड कर रहे हैं, तो हम डिपेंड फॉर का यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं तो डिपेंड ऑन का यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ के लिए डिपेंड कर रहे हैं तो डिपेंड फॉर का यूज़ करते हैं। इट मीन्स चिल्ड्रन डिपेंड फॉर फूड ऑन देयर पेरेंट्स, यानी बच्चे भोजन के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज डिवाइड। डिवाइड के साथ में हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिवाइड के साथ में बिटवीन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को दो लोगों के बीच में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड के साथ में अमंग प्रीपोजिशन का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी चीज़ को दो से ज़्यादा लोगों के बीच में डिवाइड करते हैं। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट एग्जांपल। द टीचर्स डिवाइडेड द क्लास इनटू 5 स्मॉल ग्रुप्स, यानी कि टीचर्स ने क्लास को 5 स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर एक क्लास को 5 स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिवाइडेड इनटू लगाया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज डिवाइड द केक बिटवीन द 2 बॉयज़, यानी कि केक को दो लड़कों के बीच में, दोनों लड़कों के बीच में बांट दो। तो यहाँ केक को दोनों लड़कों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है, डिवाइड करने की बात की जा रही है। तो जब दो लोगों की बात होती है तो हम डिवाइड बिटवीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज डिवाइड द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि मिठाइयों को सभी स्टूडेंट्स के बीच में बांट दो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यानी कि दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मोर देन 2 स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर डिवाइड अमंग का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ब इज ड्रीम। ड्रीम के साथ में हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ तब करते हैं जब हम कोई चीज़ बनने का सपना देखते हैं या कुछ बनने का सपना देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ किंग, यानी कि उसने एक राजा बनने का सपना देखा। तो यहाँ पर किंग बनने का एक सपना देखा जा रहा है, तो उसके लिए हमने ड्रीम के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया।
और ड्रीम के साथ में अबाउट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ या कोई इवेंट या फिर कोई इंसिडेंट का हम सपना देखते हैं, किसी इंसिडेंट के होने का या कोई घटना होने का सपना जब हम देखते हैं तो ड्रीम अबाउट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रीम्ड अबाउट स्विमिंग लास्ट नाइट, यानी कि मैंने कल रात को तैरने का सपना देखा या तैरने के बारे में एक सपना देखा। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।